वेलकम बैक नाजरीन। 10 का इलेक्शन पर हम बात कर रहे हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा नहीं आया है। जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है वो हमने आपको बताए, जो फॉर्म 45 में इस वक्त हमारे पास मौसूल हुए हैं। हामिद मीर साहब हमारे साथ है, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब प्रोग्राम में हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, और उस्मान डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामद कहते हैं प्रोग्राम में। ज़रा ये बताइएगा कि आपके पास क्या नताइज है। उस्मान डार साहब, पहले क्विकली ज़रा आप बता दीजिए कि जो आपके पोलिंग एजेंट्स नतीजा भेज रहे हैं, जहाँ पे भी आपने अपना हेडक्वार्टर बनाया, क्या इस वक्त लीड है पीटीआई की या पीएमएलएन की? देखिए, जो तकरीबन 50 के करीब पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमारे पास आए हैं, जो हमें डायरेक्टली भेजे हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, वो 1800 से 2000 की लीड है। फिर मैं इत्तेफाक से अभी जियो न्यूज़ भी देख रहा था। 1800 से 2000 की लीड आपकी है या पीएमएलएन की है? हमारी है, हमारी आपकी लीड है, अच्छा ओके। और मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था जियो का, और उस पर अच्छी खासी लीड नज़र आ रही थी, 5 या 7 हज़ार की नून लीग की। फिर मैंने दूसरे चैनल्स लगाए, हाँ। जो उस पर पीटीआई की लीड नज़र आ रही थी। हाँ। फिर मैंने आपके नुमाइंदे को भी कॉल की यहाँ, हाँ। लोकल। मैंने कहा मैं चेक करूँ, चूँकि शायद वो आपको फॉर्म 45 भेज रहा होगा। खैर, उसने मेरी कॉल डिक्लाइन कर दी। फिर मैंने आरओ ऑफिस में राब्ता किया, और आरओ ऑफिस में जो टीम बैठी हुई है, जो दौरान है, तो आरओ ऑफिस में भी तकरीबन अभी 15-20 जो ऑफिशियल फॉर्म 45 है जो भेजे हैं, और उधर भी बिल्कुल ना होने के बराबर दोनों जमातों की लीड चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ, तो मतलब आरओ ऑफिस ने जो आपका आदाद व शुमार है उसको भी डिनाई कर दिया कि कोई 1800 वोट की लीड नहीं है और बराबर मुकाबला है। हाँ, तो बुनियादी तौर पे जो आरओ ऑफिस है जिसने नतीजा जारी करना है, वहाँ ना होने के बराबर अभी फॉर्म 45 पहुंचे हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लेके जाएंगे। क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब भी लड़ते हैं, तो होता ये है शहजाद कि जहाँ आप जीतते हैं, आपके पोलिंग एजेंट्स आपको जल्दी रिजल्ट्स भेज देते हैं, पीटीआई वाले, नून लीग वाले भी। और जहाँ से वो बहुत बड़े मार्जिन से अगर हार भी जाए तो वहाँ से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी 50 पोलिंग स्टेशंस पे, अगर मैं अपनी पहले बात करता हूँ कि अगर हम 2000 की लीड पे हमारे पोलिंग एजेंट्स की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, तो विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकते या कोई बड़ी एक उम्मीद नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ जब तक 100 पोलिंग स्टेशंस कम से कम सामने नहीं आ जाते, वो ट्रेंड उसके बाद कोई ट्रेंड समझ आएगा। जरा राना साहब आप भी क्विकली बता दीजिए, आप लोगों के पास क्या रिजल्ट्स आए हैं, कौन आगे कौन पीछे? देखिए शहजाद, ये इलेक्शन जो लोग लड़ते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा, और डार साहब को तो यकीनन जो है वो होगा कि एक र्यूमर होती है कि आप, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक पोलिंग स्टेशन जो है वो 20 या 25 किलोमीटर के फासले पे है, उसको पहुंचने में फॉर्म 45 लाने में जो है वो 1 घंटा लग सकता है या ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एक जो है वो यानी टेलीफोनिकली अदरवाइज जो है वो एक पूरी यूनियन काउंसिल का एक जगह पे रिज़ल्ट इकट्ठा हो रहा होता है, और वो पूरी यूनियन काउंसिल का रिज़ल्ट जो है वो बता दे देंगे जी हमारी यूनियन काउंसिल जो है वो इतने में प्लस जा रही है, इतने में नेगेटिव जा रही है। तो हमारे पास इस वक्त पूरे हलके का रिज़ल्ट जो है जी, वो हमने उसका अहाता कर लिया है। अच्छा। और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि 10,000 प्लस जो है वो हमारी लीड होगी, और ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो हमारे तक फॉर्म 45 की शक्ल में तो अभी तक नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे यूनियन काउंसिल वाइज जो हमारे लोग हैं उनसे हमारी मुकम्मल जो है वो बात होने के बाद जो है ना, ये बड़ी, मैं आपको मुहतात फिगर और लीड जो मैं आपको सही, एक मुहतात एस्टिमेट। लेकिन राना साहब आप कह रहे हैं 10,000 की लीड इस वक्त है, या जब मुकम्मल हो जाएंगे नताइज उस वक्त 10,000 की लीड से आप जीतेंगे? जी, यानी हमने तमाम यूनियन काउंसिल का यानी देख लिया ना कि किस यूनियन काउंसिल से कितना हमें जो है वो हम कहाँ से कितनी लीड है, कहाँ से कितनी जो है वो हमारी जो है वो कमी है, तो वो सारी एक कैलकुलेशन जो है ना वो फिगर आ जाती है। अच्छा, मैं इसलिए मेरे एक सवाल राना साहब आपसे मैं जरा करना चाह रहा हूँ। उस्मान डार साहब को एक मशवरा है जी, ये कल का बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज भी इन्होंने बड़ी मेहनत की है, मुझे भी उन्होंने बड़ा याद किया है।
मुझे बड़ा इनका ख्याल है। तो अब ये जाएं घर जाके कोई चाय का कप पिए और साथ एक वॉल्यूम 5 की गोली खा के तो ये सोए आराम करें। तो ऐसे खाम खा ज्यादा परेशान। राना साहब एक सवाल आप दोनों से मुझे करना है, फिर ये मीर साहब और भट्टी साहब से भी पूछूंगा। आज उस्मान डार साहब ने, उस वक्त मैं भी ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, उस्मान डार साहब ने कहा, जब हमने पूछा कि आज पुरअमन था पूरा दिन, पोलिंग का कोई ऐसा वाकया में नहीं नजर आया, लॉ एंड ऑर्डर का जो 19 फरवरी को था, तो उस्मान डार साहब ने कहा इसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह हल्के में नहीं थे, वो हल्के में होते तो बदमाशी होती, वो नहीं थे तो बदमाशी नहीं हुई। चले जी, ये मैं उस्मान डार साहब का जो है ये गिला जो है, चले अगर इनको ये एप्रीहेंशन थी जी तो इन्होंने मेरे ऊपर पाबंदी लगवा दी, लेकिन इनको चाहिए ये था कि खुद भी ना जाते, लेकिन ये खुद वहाँ पे जो है ये घूमते रहे हैं। तो वो यही तो दलील दे रहे थे कि देखिए मैं था, हमारे सब लोग थे और कुछ नहीं हुआ, हंगामा रही। मैं इस सूरत हाल में जो है ना अब मजीद उस्मान डार साहब को जो है ना वो नहीं जो है वो परेशान करना चाहता। जो इन्होंने कह दिया वो ठीक है, वो इनकी मर्जी, इन्हें हकीकत का इनको भी पता है कि 19 फरवरी को यहाँ पे क्या हुआ था, मैं जब यहाँ पे आया वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। और मैंने उस दिन भी गालिबन जियो के एक प्रोग्राम में सारी चीज जो है वो मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी थी। मुफाहिमाना रवैया उनका, कह रहे कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो हुआ सबको पता है, लेकिन 10,000 वोट से आज का इलेक्शन हम जीत जाएंगे। देखिए जीत चुके हैं, वो कह रहे जीत चुके हैं जी। ये अब रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। जी उस्मान साहब, आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह का खास शुक्रिया अदा करता हूँ, वो आज यहाँ नहीं आए और इलेक्शन पुरअमन हुआ। देखें राना साहब जब आप यहाँ आते हैं ना तो आपके वर्कर्स मचल जाते हैं। राना सनाउल्लाह को देख के नून लीग के वर्कर्स वो ज़हन बना लेते हैं कि अब डंडा चलेगा, यहाँ पूरा एक दंगा होगा, जंग का माहौल होगा। खैर वो उस बहस पे नहीं जाते। मैं एक आपके सामने अपने हल्के की बात करता हूँ। देखिए राना साहब को बहुत बड़ी बात कर दी है 10,000 वोटों की। 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ साहब से मेरे 381 पोलिंग स्टेशन थे, 10,000 वोटों से मैं जीत रहा था। और शहजाद आखिरी 2 पोलिंग स्टेशन यानी कि 379 पोलिंग स्टेशन पे मैं इलेक्शन जीता हुआ था। आखिरी 2 पोलिंग स्टेशन पे जाके वो मुझसे 1400 वोटों से पूरा इलेक्शन छीन लेते हैं, जीत जाते हैं। वो छोटे वो टेलीफोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज, वो जो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो ऑन पेपर है उसमें मैं उनसे 2 पोलिंग स्टेशन पे जाके ये कैलकुलेशन मेरी समझ से बाहर है। राना साहब ने अभी 10,000 वोट कैलकुलेट कर लिए हैं। शहजाद मैं ये अर्ज कर दूं, उस्मान डार साहब को बिल्कुल इल्म है, जो बात मैं कर रहा हूं ना वो उस्मान डार साहब की समझ में आ रही है। चले देखिए इसका जो रिजल्ट है ना जी PP42 है। PP42 से हमारा जो प्लस वोट है हमने यूनियन काउंसिल वाइज और डस्का शहर का जो हमने जो है वो कलेक्ट कर लिया है। PP41 से हमें लॉस होना था, वो लॉस हमने जो है वो गेज कर लिया है। अच्छा, यूनियन काउंसिल वाइज इनको भी पता है। चले ठीक है राना साहब, अब मेरे ख्याल से कुछ ही देर में मुकम्मल नतीजा आ जाएगा तो फिर उस पर अपनी गुफ्तगू हो सकेगी। लेकिन मुझे जरा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सामने है। मुझे इजाजत दें, मैं जरा हामिद मीर साहब से भी पूछूं, क्या आपको लगता है कि पुरअमन इलेक्शन इसलिए हो गए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब हल्के में नहीं थे? देखिए ये जो राना सनाउल्लाह साहब और उस्मान डार साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, इस गुफ्तगू से मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक ना करें, कि उस्मान डार साहब ने आज जो भी राना सनाउल्लाह साहब के बारे में गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के नतीजे में राना सनाउल्लाह साहब का जो सियासी असर व रसूख है उसमें बहुत इजाफा होगा। और राना साहब को इसका पता है कि उस्मान डार उनका छोटा भाई है और जो भी करता है, जो भी कहता है अपनी सियासत के मुताबिक करता है, जिस पार्टी में बैठा हुआ है, लेकिन वो जो भी कहता है उसका मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए राना साहब ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वरना आप देखें, आप कोई और कह के देखता है इस तरह कि बदमाशी किया, ये किया, वो किया, लड़ाई हो जानी थी। राना साहब ने अवॉइड कर दिया। राना साहब का ख्याल है मेरा छोटा भाई है। राना साहब कह रहे हैं आज मुझे, जैसे बैट्समैन कहता है ना बल्ले से जवाब दूंगा, वो कह रहे हैं बैलेट बॉक्स से जवाब दूंगा। वो देखिए राना साहब ने क्रिकेट की जुबान में वेल लेफ्ट कर दिया है, क्योंकि उनका ख्याल है बॉलर जो है वो ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि पूरा दिन तो अमन कायम रहा, लेकिन अभी ये खबर आई है कि मंडरियावाला में फायरिंग हुई है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया। ये फायरिंग आज और भी जगह से लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसमें आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जी। 19 फरवरी को जिन पोलिंग स्टेशंस, बड़े बड़े पोलिंग स्टेशंस पे तहरीक इंसाफ बड़ी लंबी लीड से जीती थी, आज उनमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ लीड से जीत गई है। मसलन एक जो पोलिंग स्टेशन है किला कलर वाला, वहाँ पे पिछली दफ़ा जो बाई इलेक्शन था तो उसमें
तहरीक इंसाफ 736 वोट से जीत गई थी। सही है। तहरीक इंसाफ 736 वोट से जीत गई थी। आज वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 141 वोट से जीत गई है। सही। तो इन्होंने कवर भी किया है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्विकली भट्टी साहब, पूरा मन रहे इलेक्शन आज, और इसकी वजह क्या है? रेंजर्स वहाँ पे तैनात की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने बेहतर काम किया, क्या हुआ है आज मुख्तलिफ? नहीं, देखिए सबसे बिलाशुबा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ करनी चाहिए, रेंजर्स की तारीफ़ करनी चाहिए, पुलिस की, इंतज़ामिया की, और सारी पार्टियों के कि उन्होंने भी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। और ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि पिछली मरतबा 2 कत्ल हो गए थे और इस मरतबा अल्लाह के फजल से हो गया। दूसरी बात है, इस उस्मान डार साहब से माजत के साथ इस मरतबा मैं राना साहब के साथ हूँ, यानी मुझे ज़्यादा लीड लगती है, यानी ज़्यादा 15,000 15-20,000 से भी ज़्यादा लीड लगती है। पता नहीं क्यों, पता नहीं, मैं हो सकता है मैं गलत साबित हूँ। अब इलेक्शन हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, वो आगे जा चुके हैं, तो अब यानी मुझे अब मेरा राय देना बनता है, कोई एथिकली गलत नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नौशीन साहब आसानी से जीत जाएंगे। आपको लगता है आसानी से जीत जाएंगे? उस्मान डार साहब, पूरा दिन आज ये तज्जिया होता रहा कि 70% इलाका जो है वो देहाती इलाका है और वहाँ पे अज़द अली मली साहब का अपना वोट भी है, जो आपके दूसरे कैंडिडेट पहले आपके साथ नहीं थे, उस्मान, वो भी अब आपके साथ है। लेकिन आज ये रिपोर्ट होता रहा कि जो देहाती इलाके हैं वहां पे टर्नआउट बहुत कम था और उसका नुकसान होगा पीटीआई को। साथ में ये भी कहा गया कि अली अज़द मली साहब ने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। जरा इस बात को भी कंफर्म कर दीजिएगा, और लो टर्नआउट की वजह क्या है देहाती इलाकों में, क्यों नहीं निकले लोग वोट देने के लिए? देखिए, मली साहब के साथ तो मैं था नहीं सारा दिन। आखिर में जब इलेक्शन क्लोज हुआ 5 बजे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं वोटिंग के हवाले से नहीं पूछ सका। उन्होंने वोट अंगूठे पे निशान था उनके? नहीं, मैंने देखा नहीं, अभी देख लूंगा प्रोग्राम के बाद। दूसरा, मैं अगली बात करने से पहले भूल ना जाऊं, मीर साहब मैनू लगता तुसी चाहते हो कि मेरे और राना सनाउल्लाह दे 2-2 हाथ हो जाए। आप और ये ना, मेरा मतलब है अगर राना साहब ने कहा कि ठीक है अभी जो भी है तो वो वेल लेफ्ट हो गया या जो भी है। अच्छा देखिए शहजाद, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। देखिए, हम दोनों पार्टीज, इसमें कोई शक नहीं, हम रूरल एरिया में, देहाती एरिया में अपना बैंक वोट कैलकुलेट कर रहे थे कि इतनी इतनी लीड्स मिलेंगी हमें, और स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा पीएमएलएन का हमेशा से शहर के अंदर। अच्छा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चंद 2-4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए हैं शहर से कि हमें पीएमएलएन से इतनी लीड पड़ेगी यहाँ से, लेकिन वो निकली नहीं। शायद टर्न आउट 30% के करीब होगा, जो मेरी कैलकुलेशन थी, जो मैं देख रहा था शहर में पिछली दफ़ा 45% था। इसी तरह देहात में जो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि यहाँ हम इतने वोट लेके जाएंगे, पीएमएलएन को इतनी लीड देंगे, वो भी हमें भी उस तरह नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ ये जो कम टर्न आउट रहा है आज इस इलेक्शन में, ये कितना डैमेज दोनों पार्टीज को करेगा। 360 की पोलिंग जब क्लोज होगी, ये बड़ा अहम है जी। और उतने वोट भी नहीं निकले शहर से भी। राना साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है आज शहर में लोग नहीं निकले, इन तक इंफॉर्मेशन होगी, लोग उस तरह वोट डालने जिस तरह ये कह रहे थे जी शहर में रोक दिया, ये हो गया, फायरिंग हो, तो आज लोग तो उस तरह से बाहर नहीं आए, तो उसका भी नुकसान इनको पहुंचेगा पीएमएलएन को। और जिस तरह आप ठीक फरमा रहे हैं, अगर देहातों से ओवरऑल 70% एरिया लोग उस तरह बाहर नहीं आए, जिस तरह हमें मीर साहब कह रहे थे पिछली दफा 700 कुछ वोटों से जीते हैं, 100 कुछ वोटों से हार गए हैं, और तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन मुझे एक और बात भी बताइए डॉक्टर साहब, इसका भी तो बड़ा नुकसान होगा कि अगर आज आप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो सब यही कहेंगे ना कि देखिए 19 फरवरी को आप जीत का दावा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि बदनज़मी हुई, धांधली हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए, इसीलिए आप जीत रहे थे और जीत का दावा कर रहे थे। आज ये साबित हो गया कि 19 फरवरी को क्या हुआ था, यही इल्जाम लगेगा ना आप पे। और इमरान खान तो कहते हैं कि मैं साफ और शफाफ के इलेक्शन के हक में हूं, तो एक बहुत ही बड़ा धचका होगा आपकी इमेज को, जो कि बार बार दावा करते थे कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। देखिए शहजाद, हम तो पहले भी 19 फरवरी के जो इलेक्शन था उसे तस्लीम कर रहे थे। इनके 20 पोलिंग स्टेशन की जो डिमांड थी वो भी तस्लीम कर रहे थे। खैर इनकी थी कि 20 पोलिंग स्टेशन करवाएं, फिर सारा इलेक्शन करवाएं। आज भी हम इलेक्शन में आ गए हैं, पूरी मेहनत की है। देखिए एंड ऑफ द डे ये वोटर का इस्तेकाक है, ये डसके के लोगों ने फैसला करना है। अगर मैं सवाल पूछता हूँ कि पिछली दफ़ा 2 लाख से ज़्यादा लोग बाहर आए हैं और एंड ऑफ द डे जाके पता चलता है जी 1,70,000 या 1,60,000 वोटर बाहर निकला है, तो वो 40-50 हज़ार वोटर जो बाहर ही नहीं निकला, और वो हमें तयन हो जाएगा किसका बाहर नहीं आया या किसके वर्कर ने या वोटर ने जान नहीं मारी। देखिए मैं कल का मीडिया पे एक बात जोर दे के कह रहा हूँ, आज का इलेक्शन था उन 2 जमातों की तंजीम, उसका सपोर्टर, उसका वर्कर, चूंकि लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे शहजाद। अच्छा। आपको याद होगा कि इस इलेक्शन की तारीख 18 मार्च रखी गई थी, 18 मार्च के बाद ये 10 अप्रैल पे आया।
अब बार बार तारीख चेंज हो रही थी, लोग ज़हनी तौर पे वोटर डसके के सच मानिए 2 दिन पहले तक तैयार नहीं थे कि यहाँ पता नहीं इलेक्शन भी होगा कि नहीं, कोरोना उसको हमें सही है, लेकिन वो तो फिर दोनों पार्टीज को नुकसान होना चाहिए ना। अगर टर्नआउट कम होता है तो आपको भी नुकसान हो, उनको भी नुकसान हो, लेकिन अगर वो जीत गए तो इसका मतलब उनका वोटर तो फिर भी निकला ना। तो देखिए कोई भी नताइज हो, मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हम तस्लीम करेंगे। चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा राणा साहब ये पूछना आपसे भी जरूरी है कि क्या आप भी कोई भी नतीजा तस्लीम करेंगे, क्योंकि देखिए पिछले इलेक्शन में भी शुरू में आपकी लीड थी, बाद में लीड कवर होकर 7-8 हज़ार वोट से पीटीआई जीत गई थी, तो कोई भी नतीजा आया कबूल करेंगे आप? देखिए आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल हुआ है, तो जब पोलिंग का अमल जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ तो गालबन आप ही के चैनल पे पूछा गया था, 1-2 और जगह भी, तो हमने तो उस वक्त, हालांकि रिज़ल्ट अभी तो ठीक है, अगर मैं अब ये बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि मुझे अंदाज़ा हो चुका है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं रिज़ल्ट तस्लीम करूंगा। मैंने 5:03 पे भी ये कहा था कि हम रिज़ल्ट तस्लीम करेंगे, क्योंकि आज सारा दिन जो पोलिंग का अमल हुआ है किसी जगह से कोई शिकायत नहीं आई। 1-2 जगह पे मामूली किस्म का कोई एक आध वाक़या हुआ, लेकिन वो भी मामूली नौइयत का। तो इसके अलावा किसी जगह से हमारे किसी एजेंट ने या हमारे किसी वर्कर ने, मैं टेलीफोन के ऊपर जो है वो अवेलेबल रहा हूँ सारा दिन, सबसे राब्ता रहा है, किसी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो हामिद मीर साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों पार्टीज कह रही हैं कि आज का जो भी नतीजा होगा हम तस्लीम करेंगे। एक और बात बहुत अहम है आज के दिन के लिहाज से, ये अच्छी बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब और उस्मान डार साहब दोनों ये कह रहे हैं कि हम नतीजा कबूल करेंगे, लेकिन आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के हवाले से एक और बड़ी अहम सिग्निफिकेंट बात है कि 10 अप्रैल 1986 जो है, उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके लाहौर आई थी और उनका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था, और उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला कौन थे? नवाज शरीफ साहब। ठीक है, आज फिर 10 अप्रैल है, आज डस्का में बाई इलेक्शन है, तो ये कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है जितनी 10 अप्रैल 1986 की थी, ना ही पीपल्स पार्टी में उस तरह। लेकिन मैं इसको देख इस तरह रहा हूँ कि 10 अप्रैल 1986 को जो एक पॉलिटिकल पोजीशन, एक पॉलिटिकल नैरेटिव मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, तो आज अगर डस्का में नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीतती है तो मेरा ख्याल है कि वो 10 अप्रैल 1986 को जो बेनज़ीर भुट्टो साहब का नैरेटिव था, वो नैरेटिव आज नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है, हाँ। 1986 को आज आप 2021 में बैठ के याद कर रहे हैं, हाँ, 10 अप्रैल की वजह से। 10 अप्रैल 1986 को आज भी आप 2021 में याद कर रहे हैं। इस इलेक्शन को क्या इतने दूर तक याद रखा जाएगा? क्योंकि अभी गिलानी साहब जीते थे, हफीज शेख साहब को हराया, लोग भूल गए, बात आगे निकल गई, इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट ले लिया और पीडीएम टूट भी गई। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है शहजाद साहब, याद रखा जाएगा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। जी जी, हाँ, उनको दें। जी जी, मैं दोबारा सवाल भी दोहरा देता हूँ। देखिए पीडीएम तो अब तितर बितर हो गई है, आज आप जीत भी जाते हैं तो क्या फर्क डाल देंगे हुकूमत के खिलाफ आप? देखें, हमारा जो यानी मौक़िफ़ है या जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो ना पीडीएम है, वो ना किसी का तितर बितर होना है, ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है। सिर्फ मामला ये है कि वोट को इज़्ज़त दो से मुराद ये है कि फ्री फेयर इलेक्शन, जो लोग अपने वोट से, पर्ची से रिजल्ट मुरतब करें उसको तस्लीम किया जाए, बैरूनी मुदाखलत ना की जाए, सियासी मुदाखलत ना की जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने भी साबित कर दिया, दोनों पार्टीज ने भी साबित कर दिया, हमारे वर्कर्स ने भी साबित कर दिया कि अगर इधर उधर से दाएं बाएं ऊपर नीचे से मुदाखलत ना हो तो इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, वोट की इज्जत हो सकती है और वोट के फैसले को तस्लीम किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। अगर कल को पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं और इसी तरह से इंतजामात होते हैं और इसी तरह से इलेक्शन होते हैं और उसको दोनों या तीनों फरीक जो भी हिस्सा ले रहे हैं वो तस्लीम करते हैं, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो हल हो जाएगा, जो पिछले 70 साल से 72 साल से हल नहीं हो रहा। ठीक है, क्विकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आज का इलेक्शन है इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कराची के इलेक्शन पे ज़रूर पड़ेगा, जो बाई इलेक्शन है, और उसकी अहमियत जो है वो आपको अच्छी तरह पता है। और मेरे पास जो फॉर्म 45 के लिहाज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 108 पोलिंग स्टेशन की, वो उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 35,091 वोट हैं और पीटीआई के 26,681 वोट हैं, तो लीड 9,000 की तकरीबन 8,410 वोट की है और यही चल रही है, यानी कि यही कम ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा अभी 10,000 वाली वोट लीड आई नहीं है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। सही है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, इसके बाद हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। 10 का इलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं और इस वक्त जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आए उसके मुताबिक 49 पोलिंग स्टेशंस में इस वक्त नून लीग को बढ़तरी हासिल है। 12,572 इनके वोट हैं नौशीन इफ्तिखार के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8,307 वोट हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त नताइज आए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन 4,200 वोट्स की लीड है। हम इलेक्शन पे तो बात करें लेकिन एक और इशू है जहांगीर खान तरीन साहब का, और सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या उनके साथ जो लोग हैं वो बगावत के लिए तैयार हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं या नहीं बना चुके हैं। इस पे जो तरीन साहब के साथ लोग जब टीवी पे आते हैं तो कहते हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम आज भी तहरीक इंसाफ में हैं, तरीन साहब को जेल हो जाए तब भी तहरीक इंसाफ में रहेंगे। लेकिन जो सिग्नलिंग कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है, इशाया भी होता है, उसमें जो लोग हैं MPs और MNAs जो हिमायत करें तरीन साहब की वो उसमें शामिल भी होते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये एहतसाब है और एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तरीन साहब को भी जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। तो जनाब लकीर खिंच चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतसाब है और वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, जो तरीन साहब के साथ है वो कह रहे हैं कि ये तरीन साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ साजिशी अनासर हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं पहले उस्मान डार साहब, क्योंकि आपकी जमात का मामला है, क्या ये प्रॉपर सिग्नलिंग है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, केसेस ड्रॉप करें वरना हम बता देंगे कि हम इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्या मामला यहां तक पहुंच चुका है? देखिए, यहाँ दो चीज़ें मैं समझता हूँ काबिल गौर है। एक, इंक्वायरी कमीशन जहांगीर तरीन साहब का भी एहतसाब के उस सारे अमल से गुजरना जो कि होना था। अगर हम दो नहीं एक पाकिस्तान की बात शेजाद करते हैं तो फिर चाहे उस्मान डार है, जहांगीर तरीन है या शाह महमूद कुरैशी है या असद उमर है, कोई भी फिर उसे गुजरना है। ये मुमकिन नहीं कि हम जहांगीर तरीन को या जो भी कोई गवर्नमेंट में है उनको एक तरफ रखें और बाकी चीनी का जो एहतसाब या जो भी एक बहरान था उसके ऊपर कमीशन चल रहा था, तो इसके ऊपर तो सब एग्रीड हैं, मुतफिक हैं। जहांगीर तरीन खुद दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। उस्मान साहब मेरे पास क्योंकि वक्त कम रह जाएगा, देखें वो तो हमें पता है आपका मौकिफ क्या है और दूसरे लोगों का मौकिफ क्या है। वो जो 19-20 लोग हैं वो नहीं मानते इस बात को, वो कह रहे हैं ये साजिश है तरीन साहब के खिलाफ। आपने तो उनको अपने साथ रखना है, अगर अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है तो उनका क्या करेंगे? देखिए, यही लोग तो मीडिया के सामने खड़े होकर दूसरी तरफ ये भी बयान दे रहे हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे या हम हुकूमत गिराने नहीं जा रहे हैं, हम आज भी अपने कप्तान अपने वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं। उनको एप्रीहेंशंस हैं जहांगीर तरीन को इस सारे। जी आप ठीक कह रहे हैं, कहते ही है लेकिन सिग्नलिंग कुछ और कर रहे हैं, इशाया अटेंड भी करते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना साथ ये बताने की कि हम साथ खड़े हुए तरीन साहब के साथ। तो कब तक वो ये कहेंगे कि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये सवाल है। ये फैसला आप उस दिन करेंगे ठीक उस तरह जब पार्लियामेंट में इत्मीनात का वोट लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की तो आपने देखा सारे 178 वहां मौजूद थे। अभी ये नौबत नहीं आई कि हमें इन्हें ये कहना पड़े कि जहांगीर तरीन के साथ कौन है और हुकूमत या इमरान खान के साथ कौन है। ये तो तब पता चलेगा। अभी ये घर की लड़ाई है, अंदर के मामला हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, बहन भाइयों में हो जाते हैं, घर में हो जाते हैं, इख्तलाफात हल हो जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ PDM को जहांगीर तरीन की बैसाखियों पे ज्यादा बैंक नहीं करना चाहिए, इनको अपनी पॉलिटिकल बनानी चाहिए। राना सनाउल्लाह तो अगले दिन आगे थे, जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो उस दिन मेरे लिए एक शॉकिंग थी कि राना सनाउल्लाह और वो जहांगीर तरीन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ये वही राना सनाउल्लाह। अब ये बड़ी अहम सवाल है राना साहब। अब मैंने उस दिन सुना जब आपसे ये सवाल हुआ तो आपने कहा देखें हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए, हम पार्टी में डिस्कस करेंगे। मैं समझा जिस शख्स को आप कहते हैं कि ये चोर है, इसने चीनी की कीमत बढ़ा दी है और इसको वजीर आजम ने लंदन भेज दिया है, उसको लाएं, एहतसाब करें। उस हवाले से जब आपसे सवाल होगा आप कहेंगे कि नहीं कोई ऐसा शख्स हमारी जमात में नहीं आ सकता, लेकिन आपने तो बात कर दी कि नहीं हम अपनी टीम में डिस्कस करेंगे, पार्टी डिस्कस करेगी फिर फैसला करेगी। नहीं देखें शहजाद, भले पार्टी यही फैसला करे जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये पार्टी फैसला पार्टी करेगी ना। ये कोई मैं या कोई और इंडिविजुअल तो ये फैसला नहीं करेगा कि इस सूरत हाल में पार्टी ने किस तरह से एक्ट करना है। लेकिन मामला बड़ा सीधा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीनी माफिया है जिसमें यकीनन जहांगीर तरीन साहब भी हैं, इन्होंने प्रॉफिटिंग की है, इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं और कीमतें बढ़ा के इन्होंने जो है वो पैसा कमाया है। हाँ। लेकिन ये कहना कि उसने अब ये तो उसको कह रहे हैं कि उसने फ्रॉड किया है, ये तो उसके खिलाफ फ्रॉड की FIR दर्ज की है और ये वो इंक्वायरी है जो गालिबन PMLN के दौर में शुरू हुई थी और वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंची। तो इन्होंने आगे 2018 में बतौर PMLN पंजाब के सदर क्या आप ऐसे शख्स को पार्टी में शामिल करने के हिमायत में होंगे या मुखालफत में होंगे? देखें, पार्टी में शामिल होना या ना होना, अभी एक आदमी जो है उसने बात ही नहीं की किसी के साथ शामिल होने या ना होने की।
और मैं ऐसे ही उसको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दूं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब शरीफ फैमिली की कारोबार की ट्रांजैक्शंस को मनी लॉन्ड्रिंग बनाया जा रहा था और जब उनके ऊपर जो है ये केसेस दर्ज किए गए थे, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये गलत है। आज अगर जहांगीर तरीन को ये कहें कि वो फ्रॉडी है, उसने फ्रॉड किया है, तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अच्छा, मैं इस बात को बताइए राणा साहब कि क्या की कीमतें बढ़ा के कुछ चैनल्स पे खबर भी चली है उसने जरूर कमाया होगा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी जो है राब्ता करने की कोशिश की है जहांगीर खान तरीन से। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमतें बढ़ाई हैं तो इस केस में उसको पकड़े और चीनी की कीमतें जो है वो कम करवाएं। ये तो उसे किसी और केस में पकड़ रहे हैं। ये जो FIR उसके खिलाफ दर्ज की है उनका चीनी की कीमतों को बढ़ाने से तल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा ठीक है राणा साहब, फिर उनको भी मौका मिल रहा है। राणा साहब क्विकली मुझे बता दें कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अप्रोच किया है, कोई राब्ता करने की कोशिश की है तरीन साहब से? हमने जी आज चल रहा था ये कुछ नहीं, हमने जी नहीं, बिल्कुल हमने कोई कोशिश नहीं की उनसे राब्ता करने की और ना ही उनकी तरफ से हमारे साथ कोई राब्ता करने की कोशिश की गई। सही है मीर साहब। अब उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि वो नौबत नहीं आई है कि क्या ये लोग जहांगीर खान तरीन के साथ खड़े हुए या इमरान खान के साथ खड़े हुए? आपका क्या तस्वीर? मैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो MNAs हैं और जो MPAs हैं जी, मैं उनमें से बहुत से लोगों को अभी से नहीं बड़े अरसे से जानता हूँ। सही है। इसमें से सिवाय एक दो के इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी खुलकर खड़ा होने की पोजीशन में नहीं है। यहाँ तक कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लोग तो इकट्ठे कर रहे हैं और डिनर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि जी आप कह रहे हैं कि ये साजिश हो रही है पार्टी को तोड़ने की, साजिश कौन कर रहा है, तो वो कहते हैं ये इमरान खान बताएं कौन कर रहा है। अब देखें ये जहांगीर तरीन साहब को अच्छी तरह पता है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी और तायद से हो रही है। और उनके साथ जो MNAs और MPAs हैं उन्होंने एक यादाश्त भेजी है प्राइम मिनिस्टर को और कहा है जी कि हमारे से मीटिंग करें और ये जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात करें। और मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। कल जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके डिनर में, उसमें PTI के एक रहनुमा जो कि इमरान खान के बहुत करीब है वो वहाँ पर भी मौजूद थे। और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन। मैंने उनसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि अगर इंक्वायरी रोक देता है इमरान खान और FIA को कहता है कि कार्रवाई ना करो और मुलाकात करता है जहांगीर तरीन से, तो यही PTI जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कह रही है जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, वो कहेगी इमरान खान ने NRO दे दिया। सही। हल्की फुल्की नाराजगी है इन मेंबर्स की जानिब से या फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है भट्टी साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना है। अभी तक तो वो जैसे मीर साहब कह रहे हैं दरख्वास्त भेजी उन्होंने और वो हुई, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि जहांगीर तरीन साहब और वो जो खुसरो बख्तियार, रज़ाक दाऊद, असद उमर, साईं बुजदार और फहमीदा मिर्जा, ये सारे जो अंदर बाहर हैं, ये इन सारों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन शहजाद साहब जी क्विकली सर 10 सेकंड मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जब गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त तरीन साहब का कोई अमल दखल नहीं था। इनमें से जो है वो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया था। वो जो है वो रिज़ाइन करने को तैयार हैं, वो इलेक्शन लड़ने को तैयार है अगर PMLN जो है वो उनको जो है वो एक्सेप्ट करे और उनको टिकट दे। ठीक है, ये लोग इस हद तक खफा हैं, इस हद तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को। बहुत प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद बात करेंगे कल जो इशू हमने डिस्कस किया था कराची के इलाके मेमन गोट में एक 14 साल बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या हुआ था। उस वाक़े के बाद आज अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के इलाके मेमन गोट में 14 साल बच्ची के साथ जो अफसोसनाक और शर्मनाक मुबैना ज़्यादती का इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। कल हमने अपने प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसील सामने रखी थी कि 12 जनवरी को ये शर्मनाक वाक़या हुआ था और सिर्फ इस लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती नहीं की गई, लेकिन उस शर्मनाक वाक़े की वीडियो भी बनाई गई थी। और इस वाक़े के बाद किसी को इल्म नहीं हुआ था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, इस ख़ानदान के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर जो वीडियो बनाई गई थी उस दिन वो चंद रोज़ पहले वायरल हुई और तब मोहल्ले वालों को पता चला कि इस लड़की के साथ और इसके ख़ानदान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। कोशिश की गई कि FIR करवाई जाए, मुकदमा दर्ज करवाया जाए, लेकिन पुलिस ने
ताउन नहीं किया। और इसीलिए 5 दिन गुजरने के बाद, जब सबको पता चल गया, 5 दिन गुजरे लेकिन फिर भी कोई एफआईआर नहीं हुई। कल हमने मुकम्मल तफसीलात अपने प्रोग्राम में सामने रखी थी, मोहल्लेदारों से बात भी की थी, और इसके बाद कल रात देर गए जो है एफआईआर हुई है इस मुकदमे में, और जो 4 मुल्जिमान थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके ऊपर दहशतगर्दी की दिफा भी लगाई गई है और जिना बिल जबर की भी उनके ऊपर दिफा लगाई गई है। तो इस हवाले से जीशान शाह हमारे नुमाइंदे 2 दिन से इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और रिमांड भी हो चुका है इन मुल्जिमान का। लेकिन क्या पुलिस का कोई रवैया बदला है? वही पुलिस जो पहले मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, अब ठीक तरीके से इस केस को इसकी तहकीकात कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल शहजाद साहब, जब जो पिछले 5 जो कबल ये जो वीडियो सामने आई थी, तो हम पुलिस के सामने ये वीडियो नहीं आई थी, और उसके बाद में इब्तदाई तौर पे जो इलाका मकीन उस बच्ची को लेके थाने में लेके गए थे, जो कि लोअर स्टाफ थाने के मिली थी, लेकिन इनकी दादरसी नहीं हुई थी। तो हम गुज़िश्ता रोज जब पुलिस के आला अफसरान के सामने वो वीडियो आई, तो उसके बाद में जो मेरी खुद एसएसपी मलिर इरफान बहादुर से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि वो वीडियो किसी भी सूरत उसको देख के लग रहा था कि बहुत नाइंसाफी हुई, जिसके फौरन बाद में तो पुलिस ने इब्तदाई तौर पे इंक्वायरी का वाक़े का ऑर्डर किया, क्योंकि जो बच्ची के वालिद थे वो बिल्कुल भी मुकदमा दर्ज कराने को तैयार नहीं थे। तहम यूं ही पुलिस ने इंक्वायरी का आगाज किया, और जैसे ही पुलिस का इंटरेक्शन उस फैमिली के साथ बढ़ा, मुमकिन तौर पे यही वो पॉइंट है जिसके अंदर उस फैमिली के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और उसके बाद में उन्होंने ये स्टेप लिया और मुकदमा दर्ज कराया। तो हम पुलिस अगर काम करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस ने फौरी तौर पे बिल्कुल रात को मुकदमा दर्ज हुआ, सुबह के औकात में 4 मुल्जिमान जिनकी शनाख्त सुभान, आरिज, अदील और मुजम्मिल उर्फ मामा लालू, चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर एक और चीज ऐड की कि क्योंकि वाकई की वजह से, इस वीडियो की वजह से इलाके में खासा खौफ और हिरास और दहशत फैली थी, इसकी वजह से इंसदाद दहशतगर्दी की दिफा भी इस मुकदमे में ऐड की गई है। इस हवाले से पुलिस से अब उम्मीद की जा रही है, पुलिस से मेरी आज बात हुई, उनका कहना था कि इस पूरे वाकई की इसका मेडिकल कराने के साथ साथ जो मुल्जिमान हैं उनके मोबाइल फोन के फॉरेंसिक भी कराए जाएंगे, क्योंकि इलाका मकीनों से कुछ ऐसी भी इत्तलात आ रही है कि ये गिरोह की सूरत में काम करते थे, मुनज़्ज़म गिरोह था, और 2-3 केसेस माजी में भी ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से जो विक्टिम लड़कियां थी वो मंजर-ए-आम पे ताहम नहीं आई। तो पुलिस का ये कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि मेमनगोड की जो विसिनिटी में ये वाकया पेश आया था, वहां पर मुमकिन तौर पर ये वही गिरोह है, और इसलिए अब इनके जब मोबाइल फोन की मजीद फॉरेंसिक होगी तो मजीद चीजें सामने आएंगी, और उम्मीद की जा रही है कि जो और भी लोगों को विक्टिमाइज किया गया है इस हवाले से, तो इनको उनकी भी दादरसी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जीशान शाह हमारे साथ मौजूद है, वाकई बता रहे थे। अब अहम यह है कि पुलिस अपनी तहकीकात ठीक तरीके से करे, प्रोसिक्यूशन हो, और इस केस में इस लड़की को, इसके घर वालों को इंसाफ मिले, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। हमारी इत्तलात ये भी थी कि पुलिस इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश कर रही है, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी, और मोहल्ले में भी कुछ ऐसे बाअसर लोग थे जो कि चाहते थे कि ये केस दर्ज ना हो। लेकिन अब एफआईआर हो चुकी है, अब ये सारा जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो कैसे इसको तहकीकात करके केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।